हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग आज हम लोग अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। ये हमारा पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, कहाँ से क्या टॉपिक है? एटॉमिक रेडियस। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है? देखो, यहाँ तक हमारा जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 से शुरू करते हैं। दैट इज, आज हम लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। देखो, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ये हमारा न्यूक्लियस होगा और यहाँ, और ये जैसे पूरा न्यूक्लियस है, ये हमारी आउटर शेल है, इसके इनर शेल्स होंगी। ठीक है, एंड ये आउटर शेल है, ये n इज इक्वल टू 1, शेल नंबर 1 2 3, मतलब मान लेते हैं कि हमारा 3 उसका शेल है। ठीक है, सो यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे और न्यूक्लियस की दूरी जितनी भी होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जितनी भी डिस्टेंस होगी, उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहेंगे। एटॉमिक रेडियस, the distance between nucleus and outermost electron of an atom। एक न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों के बीच जितनी भी दूरी होगी वो हमारी एटॉमिक रेडियस कहलाई जाएगी। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एन एटम डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल। वही चीज है, जो हमारी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो ट्रेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या ट्रेंड्स है। अब हमने, जहां तक आपको याद हो कि हमने जब जेड इफेक्टिव पढ़ाया था, या देखो एक चीज, एक क्लासरूम है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक एटम को एक क्लासरूम मानो, एक एटम है उसको एक क्लासरूम मानो, न्यूक्लियस इज द टीचर। अब पहली शेल जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, वहीं पे डिस्टेंस बढ़ी। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो मतलब ये अगर हम लोग रेडियस ले लें, यहाँ ये रेडियस कम है तो मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है। अगर जेड इफेक्टिव कम है तो जो हमारी रेडियस होगी, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो हमारी रेडियस कम होने वाली है, और जेड इफेक्टिव कम है तो हमारी रेडियस ज्यादा होने वाली है। अगर कोई स्टूडेंट सीट की लास्ट बेंच पे बैठे हैं, टीचर का ध्यान उस पर कम है, और उसकी और टीचर की, जो लास्ट में बैठा स्टूडेंट है और टीचर के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, जेड इफेक्टिव कम है, उसका कंसंट्रेशन कम है, तो वहां पे टीचर की जेड इफेक्टिव कम होगा। तो मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है ना, डिस्टेंस। तो हमारा फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो हमारा रेडियस क्या होगा? कम होगा। और जेड इफेक्टिव कम है, रेडियस ज्यादा होगा। और यही सेम चीज हमने उसमें पढ़ी थी कि अगर हमारा जो साइज ज्यादा है तो हमारा जो जेड इफेक्टिव होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ना। जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अगर साइज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव कम होगा। और ये चीज भी ध्यान रखते हैं, जितना बड़ा एटम का साइज होगा उतना ज्यादा हमारा रेडियस होगा। अब एक एटम ये ले लेते हैं, एक एटम ये ले लेते हैं, ये ए, ये बी। तो एटॉमिक रेडियस किसका? ए का कम होगा एज कम्पेयर टू बी ना। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। और हमारा जो फैक्टर्स हैं जो एक एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, वो हमारा साइज आ जाता है, जेड इफेक्टिव आ जाता है। और अब हम लोग ट्रेंड्स देख लेते हैं एक पीरियोडिक टेबल में। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हम लोग, ये लेफ्ट है हमारा, ये राइट है, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे
तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज करेगा। वहीं पे अगर हम लोग ये टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, एक एक शेल बढ़ रही है। जैसे कि हाइड्रोजन में एक शेल है, लिथियम में 2 होगी, हाँ, सोडियम में 3 होगी, पोटेशियम में 4 होगी, तो हमारी नंबर ऑफ शेल्स है ना वो बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है या कम हो रहा है, एंड हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम होगा, जिसकी वजह से हमारा रेडियस भी कम होगा। वहीं टॉप टू बॉटम आने में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा, और ये डिपेंड करता है। एंड साइज हमारा बढ़ेगा एंड एटॉमिक रेडियस भी साइज के साथ बढ़ेगी। अब आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ रेडियस की, कौन एक एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये मेनली हमारी 4 टाइप की होती हैं। कोवेलेंट रेडियस, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं, मतलब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनमें जो रेडियस पाई जाती है दैट इज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, बॉन्डेड वालों में बॉन्डेड। फिर हमारा आ जाएगा वंडर वॉल, वॉल रेडियस, ये नोबल गैसेस में पाई जाएंगे। ठीक है, ये नॉन बॉन्डेड हो गया, वो नोबल गैसेस बॉन्डेड नहीं होंगी। आपको पता है कि नोबल गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। नॉन बॉन्डेड। आयनिक, मेनली आयनिक बॉन्ड वालों के लिए आ जाएगी आयनिक रेडियस। आयोनिक बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा उन रेडियस को आयनिक रेडियस कहेंगे। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो रेडियस होगी उसको। ठीक है, फिर हमारा मेटेलिक आ जाएगा जिसमें हमारा मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक बॉन्ड। एंड आयनिक रेडियस में हम लोग आयंस की रेडियस की भी बात करेंगे, आयंस की रेडियस की, जिसमें हमारा एनायन एंड केटायन होगा। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या किस में प्रेजेंट होगी, हमारे कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स में प्रेजेंट होगी, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो बन रहा है। तो पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस, एक ये हमारा एटम है जिसने शेयरिंग करके बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है पहले का, ठीक है, और ये हमारा दूसरे का है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेट डी, तो इस कोवेलेंट रेडियस इस कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल की क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी इसकी d/2, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, ये किस में पाए जाएंगे, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, वो कहाँ होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये मेनली नॉन मेटल्स के थ्रू बॉन्ड बनाया जाता है। मेनली बोला है ये, इसका मतलब ये नहीं कि सभी से। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, बता ना, d/2, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम। एक ये न्यूक्लियस था, एक ये न्यूक्लियस था, इन दोनों की डिस्टेंस d थी, इसकी हाफ, इट इज द
कोवेलेंट रेडियस ऑफ बॉन्डेड टुगेदर मॉलिक्यूल, जो भी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल से टुगेदर उनकी डिस्टेंस का हाफ। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड था हमारा वैन डर वाल रेडियस। अब मान लो यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे हीलियम है, और इसको थोड़ा दूर बनाते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। हीलियम, हीलियम, तो ये क्या होगा, देखो ये इंटरमोलिकुलर जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगा उसकी वजह से ये लोग आसपास होंगे और ये बॉन्डेड होंगे नहीं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है हीलियम का, अब इसके जो भी न्यूक्लियस होगा और इसका जो भी एडजेसेंट सबसे करीबी मॉलिक्यूल होगा उसके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगी डी। ठीक है, अब देखो ये दोनों पास में, अब ये दोनों पास में, मान लो इतना इतना पास है। ठीक है, इन दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस D2 D1, तो ये रेडियस क्या होगा, इनकी डिस्टेंस का हाफ होगा। ठीक है, वन डर वाल रेडियस D1/2, इसके भी रेडियस D2/2, मतलब कि जो भी अगल बगल एडजेसेंट होंगे उनकी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ये मेनली नोबल गैसेस में पाया जाएगा। नॉन बॉन्डेड में इनमें कोई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। नियरेस्ट एटम से उसके जो भी नियरेस्ट होगा, एडजेसेंट होगा, अगल बगल होगा, सबसे करीबी क्लोजेस्ट, उससे दोनों एटम की जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है उसके हाफ को कहेंगे। ठीक है, या तो एडजेसेंट। नियरेस्ट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम्स में यूज करने, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल में पाए जाते हैं, फिर इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ होता है, एंड ये डायग्राम बना देना। सेम चीज ये कीवर्ड्स की नोबल गैसेस में पाए जाते हैं, दे आर नॉन बॉन्डेड होते हैं, नियरेस्ट एटम जो होगा, नियरेस्ट और द एडजेसेंट एटम जो होगा, उनके दो न्यूक्लियाई की डिस्टेंस का हाफ होगा, वो हमारी वंडर वाल न्यूक्लियाई होगी, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो भी सबसे करीब होगा। तो ये कीवर्ड्स है जो आपको लिखने पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बताया था, हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, दैट्स इंपॉर्टेंट, नॉन बॉन्डेड एटम्स दैट आर क्लोज, बताया था क्लोज होंगे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आयनिक रेडियस पे। अगला आयनिक रेडियस। तो सबसे पहला तो हमारा सेम कंसेप्ट रहेगा कि हमारा जो एक पॉजिटिव आयन होगा, दूसरा जो हमारा निगेटिव आयन होगा, ठीक है, आयन होगा। न्यूक्लियस को ये मान लो पॉइंट से डिनोट किए दे रहा है, प्लस माइनस चार्ज दिखा रही हूँ, तो पूरा ये न्यूक्लियस है एंड ये प्लस, ये नेगेटिव। आयनिक बॉन्डेड एटम है ये। अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस d, तो आयनिक रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों दो न्यूक्लियस हैं, जो भी न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स है उनकी डिस्टेंस के हाफ हमारा आयनिक रेडियस होगा। ठीक है, इसमें किस में पाया जाएगा, जो आयनिक बॉन्डेड एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें आयनिक, जो उन मॉलिक्यूल्स में जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, मेनली मेटल्स,
अपना आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना, मेटल्स विथ नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NaCl हो गया, मेनली मेटल्स विथ नॉन मेटल, जहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे ही दिया कि तुम ही रख लो, ये हो गया। अब इसमें एक और आता है कि अब आयंस के टर्म्स में, आयंस के टर्म्स में वो कैसे, अब एक एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक बार इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये बन जाएगा A पॉजिटिव, देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव। ऐसे मान लो जो लोन दे रहा है, ठीक है, किसी को लोन दे रहा है, कोई इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो उसका आगे चल के प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि वो जब अपना पैसा वापस लेगा तो इंटरेस्ट भी लेगा ना, तो उसका प्रॉफिट होने वाला है, तो प्लस ऐसे ले लो। और जिसने लोन लिया उसका थोड़ा नुकसान ही होगा, क्योंकि उसको उस चीज का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसमें ये बताओ, इसमें मान लो अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम में, एक आइसोलेटेड एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। प्रोटॉन्स हमारे 10 हुए, इसका मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से साइज कंपेरेटिवली कम होगा, साइज कम होगा तो एटॉमिक रेडियस भी इसकी कम होगी, आयनिक रेडियस कम होगी। एंड यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ये हुआ कैटायन, ये हुआ एनायन, नेगेटिव एनायन होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 10, क्योंकि हमारा जो रिपल्शन है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल और एक आयन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमारा क्या है, जो Z इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर कम है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, साइज ज़्यादा हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ साइज और रेडियस सबसे ज़्यादा एनायन की होगा, फिर हमारे एटम की होगी, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10, तो इसका जो Z इफेक्टिव होगा वो कितना होगा, नॉर्मल हम लोग Z इफेक्टिव को ले लेते हैं, Z ही मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो Z इफेक्टिव होगा वो Z इंक्रीज करेगा और यहाँ पे Z इसके कंपैरिजन में डिक्रीज करेगा, तो फिर हमारा नॉर्मल एक आटम आ जाएगा, आइसोलेटेड आटम। फिर हमारा आ जाता है जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, -1 पॉजिटिव कैटायन। तो फिर और इस इन एनायन उन सबके, तो इन सबके एटॉमिक आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन तो सेम रहने वाली है ना, कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी दैट वाज आयनिक रेडियस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयन की बात कर रहे हैं। सो देखो, रेडियस ऑफ एन एटम्स आयन, क्योंकि हम लोग यहाँ आयन की बात कर रहे हैं, which can vary or depending on its charge, cation और anion। कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, तो इसमें डिपेंड करती है ना कि कैटायन की ज्यादा है कि नहीं। अब एनायन की ज्यादा होती है, फिर एटम की होती है, फिर कैटायन की होती है, मींस एनायन की कंपैरिजन में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कैटायन।
फिर आ जाते हैं मेटेलिक रेडियस। हाँ, और ये तो हो गया आयंस की टर्म में, एंड इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एनायन टू द न्यूक्लियस ऑफ कैटायन। ये हमारा उसका डिस्टेंस, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, इन दोनों की जो डिस्टेंस का हाफ होगा वो भी हमारी आयनिक रेडियस कहलाएगा। फिर आ जाते हैं मेटेलिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ, एक तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, ये भी d/2 होगा, न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मतलब अगल बगल एटम्स इन अ मेटालिक लैटिस। और ये इसमें स्पेशलिटी यही है कि ये जो मेनली मेजर किए जाते हैं पिकोमीटर एंड नैनोमीटर में किए जाते हैं। अब मेटालिक रेडियस को समझ लेता हूँ। मेटालिक, एक मिनट, मेटालिक रेडियस, एक वर्ड आया था मेटल, मेटालिक लैटिस। अब ये मान लो कोई मेटल की शीट है, तो इसमें जो मेटल्स के वो एटम्स होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, टाइटली एक दूसरे के अगल बगल एडजेसेंट होंगे, इनमें मेटालिक बॉन्ड होगा इस टाइप से। तो इस जो हमारा ये लेटिस बनता है कुछ इस टाइप का, ये 2D है। ये मान लो हमारा मेटालिक लेटिस ये है, ठीक है, ये मेरा हैंड है एट सी है, इसके ऊपर एक और होगा, उसके ऊपर एक और होगा, ऐसे 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 करते चले जाएंगे। ये हमारा मेटल है, मान लो Na का ही ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल रहता है Na। तो ये दो या इन दो के बीच की डिस्टेंस, अब मान लो ये दो उठा लेते हैं, ठीक है, तो एक ये हुआ, इसके बगल में एक ये हुआ, ये इनके न्यूक्लियस है। अब एक मेटल एटम के बगल वाला एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट वाले के न्यूक्लियाई, पहले वाले न्यूक्लियस से दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है, मेटालिक रेडियस उसका हाफ होता है d/2। मतलब ये जो डिस्टेंस है d, इसका आधा जो होगा वो हमारी रेडियस होगी, मेटालिक रेडियस। इसमें जो बॉन्ड पाया जाएगा वो दैट इज मेटालिक बॉन्ड। ये एक लेटिस में पाए जाएंगे, मेटल लेटिस में, एंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है। तो यही तीन थी हमारी, यही चार तरह की हमारी रेडियसेस होती हैं। ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ऐसे लेटिस है तो ये दो भी हो सकते हैं, इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ, एडजेसेंट एटम इन अ मेटालिक लेटिस। और ये हमारी जो ऐसे लेटिस होती है, इस टाइप से अगर मेटल लाइन से अरेंज हो, इसी को हम लोग मेटालिक लेटिस कहते हैं। ये हमारा सॉलिड स्टेट का टॉपिक है सेकेंड सेम का। अब इसमें समझ लो कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे शेयरिंग से बन रहा है, ये जो डिस्टेंस है d, ठीक है, तो ये इसका d/2 जो होगा वो हमारा कोवेलेंट रेडियस होगा। ये दो मेटल है, इनकी भी बीच की डिस्टेंस d ले लेते तो मेटालिक रेडियस भी d/2 होगा। एंड ये भी मान लो नियॉन का ही ले लेते हैं कि नियॉन है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के से जो भी डिस्टेंस है d, इसका हाफ हमारा वंडरवॉल रेडियस होगा। ये बॉन्डेड नहीं होते हैं, ये भी बॉन्डेड होता है एंड ये भी बॉन्डेड होता है, मेटल एटम्स। ओके, so that's it
फॉर द टुडेज क्लास इतना ही था हमारे टॉपिक में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेटालिक रेडियस क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। सो लेट्स एंड द क्लास। आज का टॉपिक यहीं तक था। इफ़ यू वांट द पीडीएफ और नोट्स, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।